हो गया ये। और एक इसमें एक्साइटेशन होगा। बेटा तो इसको ये सब ध्यान रखिएगा जी। बॉन्ड पेयर इसमें 5 हो गया, लोन पेयर का संख्या 16 हो गया। ये सब कुछ पूछा जाता है, कोई मॉलिक्यूल दे देगा, पूछेगा टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताइए, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बताइए, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स बताइए, ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, ये सारा चीज। हो गया। अब चलिए एक लास्ट इसका एक लास्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे थर्ड एक्साइटेशन। थर्ड एक्साइटेशन, थर्ड एक्साइटेशन आएगा यहाँ। और थर्ड एक्साइटेशन में ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कूद कर इस डी ऑर्बिटल में चला जाएगा और फिर से ये जो है ये बन जाएगा, देखिए क्या, आयोडीन। ब्लैक दिख रहा है, आयोडीन। ये बन जाएगा क्रिप्टन 4d10 5s1 5p3 5d3। देखिए एस में एक इलेक्ट्रॉन, पी में 3 इलेक्ट्रॉन और डी में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ये हो जाएगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये हो जाएगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अवेलेबल कोवैलेंसी यहाँ पर कितना हो गया, 3 3 6 1 7 ना। अवेलेबल कोवैलेंसी देखिए 7 हो गया। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है IF7। IF7 आयोडीन, ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री शो करेगा। पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री शो करेगा, ये ऐसा हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 हो जाएगा। पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, थीटा जो होता है वो 90 डिग्री होता है और 72 डिग्री होता है, ठीक ना। ये चीज ध्यान रखना है। अगर यहाँ लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन जो होगा वो +7, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन जो है वो -1। और लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलपीज, एलपीज मतलब लोन पेयर्स, तो साथी का 21 21 लोन पेयर यहाँ पाया जाता है। तो ये कंप्लीट हो गया हम लोग का आयोडीन। आयोडीन के बारे में हम लोग पूरा पढ़ लिए। हो गया।
हो गया। तो ये खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शुरू करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन। इसको बेटा ना, चलिए अब देखिए, हेडिंग डालिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चल अब यहां पर समझिएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। पहले एक पॉइंट नीचे लिखे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज गिवन बाय, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज गिवन बाय हिटलर, हिटलर एंड लिंदोन, LINDON, हिटलर एंड लिंदोन in 1927, in 1927 valence bond theory was given by Hitler and Lyndon in 1927। ठीक ना, फुल स्टॉप देखकर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज ए बॉन्ड फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट। 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 लिख दिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स undergo overlapping, undergo overlapping, undergo overlapping with another atomic orbital, with another atomic orbital, another atomic orbital of another atom, another atom to form, to form bond, to form bond। ठीक है, टू फॉर्म बॉन्ड, फुल स्टॉप डाल दीजिए। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ओवरलैपिंग होता है वो दो टाइप से होता है। एक होता है मतलब देखिए, इसमें हम लोग चूंकि वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, ये वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो इसमें ऑर्बिटल को एज्यूम किया गया था वेव फंक्शन, और जब दो ऑर्बिटल ओवरलैप करता है तो इसको यहां बोला जाता है कि ओवरलैपिंग एक वेव का इंटरफेरेंस हो गया। इंटरफेरेंस ऑफ वेव दो टाइप का होता है, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है तो मॉलिक्यूल बन जाता है, बॉन्ड बनता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। बात समझ में? नीचे रखकर लिखिएगा, इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर टेकन एज वेव फंक्शन,
In valence bond theory, atomic orbitals are taken as wave function. In valence bond theory, atomic orbitals are taken as wave function. Wave function. Atomic orbitals are taken as wave function. ठीक ना? तो एटॉमिक ऑर्बिटल को यहाँ क्या माना गया है? वेव फंक्शन माना गया है। तो अब यहाँ पर आएगा इंटरफेरेंस ऑफ वेव। तो नीचे लिखिएगा इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इंटरफेरेंस ऑफ वेव। ठीक है, उसमें पहला लिखिएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उसमें लिख दीजिएगा रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जिम्मेवार होता है। जैसे एग्जांपल आप देखेंगे, जैसे कि ये एक वेव फंक्शन है एटॉमिक ऑर्बिटल साई ए, और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है ये साई बी, और ये दोनों का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्लस प्लस इंटरफेरेंस हो गया, तो ये जो बनाएगा ये बन गया एटॉमिक से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ए बी। बात में तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा। या फिर दूसरा बात ये है, एग्जाम्पल में ही अगर मान लीजिए कि ऐसा कुछ हो जाए, माइनस ये हो गया साई ए और माइनस साई बी, यहाँ माइनस माइनस ओवरलैप करेगा, तो ये भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगा। या तो माइनस माइनस ओवरलैप करे, नहीं तो प्लस प्लस ओवरलैप करे, उसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। नोट करिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। हो गया। अब लिखिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरा लिखिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखिए इसमें क्या होगा, लीजिएगा नो बॉन्ड फॉर्मेशन। नो बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। नो बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। नो बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। जीरो ओवरलैप भी कहा जाता है, जीरो ओवरलैप। जीरो ओवरलैप। नो बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, जीरो ओवरलैप। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम यहाँ माइनस डाल देते हैं, तो यहाँ जीरो ओवरलैप कहा जाता है, जीरो ओवरलैप। ठीक है, अगर यहाँ हम मान लीजिए प्लस डाल देते हैं, ऐसा कुछ, या ऐसे बना देते हैं, यहाँ पर एक माइनस कर देते हैं ऐसे,
तब भी ये क्या हो जाएगा, जीरो ओवरलैप हो जाएगा। नोट करिए, जीरो ओवरलैप। हो गया। चलिए मिटाते हैं इसको। अब लिखेगा टाइप्स ऑफ ओवरलैप। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ ओवरलैप। टाइप्स ऑफ ओवरलैप। टाइप्स ऑफ ओवरलैप। टाइप्स ऑफ ओवरलैप में लिखिएगा पहला हॉरिजॉन्टल ओवरलैप। हॉरिजॉन्टल ओवरलैप, पहला लिखिए हॉरिजॉन्टल ओवरलैप और इंड टू इंड ओवरलैप। हॉरिजॉन्टल ओवरलैप और इंड टू इंड ओवरलैप। हॉरिजॉन्टल ओवरलैप और इंड टू इंड ओवरलैप। उसमें लीजिएगा नीचे एरो देकर नीचे लिखेगा रिस्पॉन्सिबल फॉर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। 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 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक ना। दूसरा लिखिएगा, दूसरा लिखिएगा साइडवाइज ओवरलैप और वर्टिकल ओवरलैप। 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 इसमें लिखिएगा रिस्पॉन्सिबल फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। रिस्पॉन्सिबल फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। रिस्पॉन्सिबल फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। रिस्पॉन्सिबल फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, ये पाई बॉन्ड बनाने के लिए जिम्मेवार होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो देख दो टाइप का ओवरलैप हुआ। पहला हुआ हॉरिजॉन्टल ओवरलैप, ऐसे सीधे सीधा, या एक का इंड और दूसरा का इंड आकर के ओवरलैप करे, तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। एक होगा वर्टिकल ओवरलैप, ऐसे और ऐसे वर्टिकल ओवरलैप जो पाई बॉन्ड बनाएगा। वर्टिकल ओवरलैप में दोनों लोब ओवरलैप करता है और हॉरिजॉन्टल ओवरलैप में एक इसका और एक इसका लोब ओवरलैप होगा। जबकि वर्टिकल वाला में ये दोनों भी ओवरलैप करेगा और नीचे वाला ये दोनों भी ओवरलैप करेगा। तो हॉरिजॉन्टल ओवरलैप में सिग्मा बॉन्ड और वर्टिकल ओवरलैप में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब यही चीज हम लोग को पढ़ना है कि ओवरलैपिंग एस एस का कैसे होगा, एस पी का कैसे होगा, है ना। तो हम लोग एग्जाम्पल पर बात करते हैं। पहला है हम लोग का एस एस ओवरलैप। ऐसे लिखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स में पहला लिखिए एस एस ओवरलैप। एस एस ओवरलैप। एस और एस का ओवरलैप कैसे होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि एस जो होता है वो कैसा होता है, एस्फेरिकल होता है। एस ऑर्बिटल होता है
एस्फेरिकल। ये हमने मान लिया एस ऑर्बिटल है, दूसरा एस ऑर्बिटल, दूसरा एस ऑर्बिटल ये हो गया, ये हो गया दूसरा एस ऑर्बिटल। और ये दोनों जब ओवरलैप किया तो देखिए ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। और ये जो दो मॉल ये है, देखिए ये ऐसा कुछ बॉन्ड बनाएगा, ऐसा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको दिखाई देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखेगा, ये हो जाएगा आईएन एक्सिस, आईएन एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जो हम लोग एक्स एक्सिस मान कर रखे हैं, एक्स एक्सिस माने। तो ये जो बॉन्ड बनाएगा ये कैसा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। नोट करिए इसको। दूसरा हमारा आ सकता है एस पी ओवरलैप, एस और पी का ओवरलैप। तो एस और पी का जो ओवरलैप है इसमें अलग अलग हम लोग करेंगे। तो यहां पर आप जब समझ सकते हैं आप कि एस ओवरलैप मतलब एस और पीएक्स का ओवरलैप हो जाए तो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन वही अगर एस प्लस पी वाई का ओवरलैप हो जाए तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो ओवरलैप हो जाएगा, इसमें नो बॉन्ड फॉर्मेशन। एस और पीजेड का ओवरलैप करा दे तभी क्या होगा, जीरो ओवरलैप होगा। क्योंकि खुद सोचो ना कि स्फीयर में अगर हम पीएक्स को लाएंगे, पीवाई को लाएंगे तो दोनों लोब जो है ना थोड़ा थोड़ा सा ओवरलैप कर जाएगा, टच कर जाएगा उसको, तो वहां बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन वही एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा तो पूरा लोब एक्स एक्सिस के अलोंग पी का एस से आकर के मिल जाएगा और सिग्मा बॉन्ड बना देगा। इसको नोट करिए। रट जाना है सब, ये पूछा जाता है। और हमेशा हम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो लिए हैं वो क्या लिए, एक्स एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस लेना है। अगर आप इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को बदल दोगे तो सिग्मा बॉन्ड बनाने वाला ऑर्बिटल बदल जाएगा। ये जो भी हमने कराया है यहाँ पर सीधा हमने लिख दिया इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो होगा वो मेरा क्या होगा, एक्स एक्सिस माना है हमने। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हमारा यहाँ एक्स एक्सिस होगा। अगर आप इंटर न्यूक्लियर एक्सिस चेंज कर लोगे तो सिग्मा बॉन्ड बनाने वाला ऑर्बिटल भी चेंज हो जाएगा। हो गया बेटा ना। चलिए अब लिखिए आप लोग पीपी ओवरलैप, पीपी ओवरलैप समझते चलना है इन सब चीजों को। तीसरा हमारा होगा पीपी ओवरलैप, पीपी ओवरलैप, पी और पी का ओवरलैप कैसे होगा तो अब समझने की जरूरत है, पहले समझ लो, अब चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए। पीपी ओवरलैप करना है तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, एक पी एक्स ऑर्बिटल इधर से आया, दूसरा पी एक्स ऑर्बिटल इधर से आया, दोनों मिल गया, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या रहेगा, एक्स एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स होगा। अब आया पी वाई और पी वाई, ये दोनों मिला और मिला, क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। अब आया पीजेड, पीजेड ऐसे आया, ये मिला और ये मिला, तो क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। यानी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अगर एक्स है तो पी एक्स सिग्मा, पी वाई पाई, पीजेड पीजेड पाई। लेकिन अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बदल दिए, हम एक्स मान लिए तो वाई मान लिए, तो वाई अगर मान लेंगे तो अब पी वाई सिग्मा बॉन्ड बना देगा, आप पी एक्स और पीजेड पीजेड पाई बॉन्ड बना देगा। कैसे,
आपने तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाई मान लिया ना, तब पी वाई एक ऊपर से आएगा, ऐसे मिलकर सिग्मा बॉन्ड बना देगा, नहीं बना देगा? अब पीजेड पीजेड, अब पीएक्स पीएक्स क्या बना देगा? पाई बॉन्ड बना देगा। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए यहां हम लिखते हैं पीएक्स प्लस पीएक्स क्या मिला? सिग्मा बॉन्ड। दूसरा पी वाई और पी वाई क्या मिलेगा? पाई बॉन्ड। तीसरा पीजेड और पीजेड क्या मिला? पाई बॉन्ड। कब मिला? जब आई एन एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस है। लेकिन अगर हम आई एन एक्सिस को वाई एक्सिस मान ले तो क्या होगा? सब बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? अगर हम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को मान लीजिए ऐसे कर दिए पी एक्स प्लस पी एक्स पाई बॉन्ड, पी वाई प्लस पी वाई जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड, और पीजेड प्लस पीजेड पाई बॉन्ड। तो बताइए यहाँ पर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हमने क्या मान लिया है? वाई एक्सिस, मतलब आई एन एक्सिस जो है वो हो गया वाई एक्सिस, यहां हो गया है। अगर हम एक्स एक्स को बना दिए पाई बॉन्ड, पी वाई भी क्या बना दिया, और पीजेड पीजेड बना दिया सिग्मा बॉन्ड, इसका क्या मतलब है? नोट करिए जल्दी फटाफट। ये ओवरलैप ध्यान रखिए एग्जाम में करेगा कि मान लीजिए पूछ दिया पी वाई ओवरलैप कौन सा बॉन्ड बनाएगा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड हो तब। अब आप क्या कहिएगा कि जेड है मतलब, और या वाई दे दिया, तो तुम्हारे दिमाग में तो रहेगा कि सर पढ़ाए एक्स के लॉन्ग, तो तुम पी वाई देखते ही पाई बॉन्ड बना देगा, गलत हो जाएगा। अगर वाई एक्सिस दिया है या पी वाई दिया है, मतलब कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, खूब बरगला देते। हो गया? चौथा लिखिए पीडी ओवरलैप, पी और डी ओवरलैप। पी और डी ओवरलैप। चलिए इसमें देखिएगा पी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ठीक। दूसरा पी वाई प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और तीसरा पीजेड प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। अब समझिए, ऐसा नहीं समझ में आएगा, ध्यान दीजिए इधर, इधर ये हो गया
क्लियर है ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, है ना। अब देखिए डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा एक्सिस पे होता है। डी एक्स स्क्वायर ऐसे एक लोब एक्स एक्सिस पे होगा और दूसरा वाई एक्सिस पे होगा। तो एक्स एक्सिस पे आप ला क्या रहे हैं पी एक्स, तो पी एक्स का एक लोब इससे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। अब लाते हैं पी वाई आ रहा है ऐसे, तो पी वाई क्या ओवरलैप कर पाएगा? पी वाई का दोनों लोब इस लोब से हल्का हल्का टच कर जाएगा, लेकिन ओवरलैप नहीं कर पाएगा, जीरो ओवरलैप। आप लाइए पीजेड क्या ये ओवरलैप करेगा? नहीं करेगा। मतलब यहां पर बना सिग्मा बॉन्ड और यहां पर जीरो जीरो ओवरलैप। बात समझ में? बोलिए। नहीं कर, कहां से करेगा? ये रोक ना देगा इसको। वाई ये है, अब पी वाई आप ला रहे था, ये वाला लोब वाई इसको इससे मिलने देगा? मिलने ही नहीं देगा, रोक देगा। ये वाला लोब जो होगा ना, इसको मिलने ही नहीं, यहां जाने ही नहीं देगा। चौथा आपको बता दें हम, अगर मान लीजिए पी एक्स है और डी एक्स वाई है। पांचवा पी वाई है, डी एक्स वाई है। और छठा पीजेड है और डी एक्स वाई। समझना है अब इसको। चलिए पी एक्स और डी एक्स वाई समझिएगा इधर। डी एक्स वाई का जो लोब होगा इन बिटवीन एक्सिस होता है। ये सब जो है ना नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल होता है। डी ऑर्बिटल दो टाइप का होता है, एक एक्सियल और एक नॉन एक्सियल। एक्सियल में दो ही आता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और नॉन एक्सियल में ये तीनों आता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। नॉन एक्सियल देखिए डी एक्स वाई, तो एक्स और वाई के प्लेन में होगा, समझिएगा इसको। ये हो गया एक्स वाई प्लेन, एक यहाँ पे रहेगा। ये हो गया एक्स वाई प्लेन, एक यहाँ पे रहेगा। ये हो गया एक्स वाई प्लेन, एक यहाँ पे रहेगा। और ये हो गया एक्स वाई प्लेन, एक यहाँ पे रहेगा। अब एक लोब यहाँ है, एक लोब यहाँ है। आप लाए कि इसको पी एक्स, एक्स का जो है वो दोनों से को केवल छू देगा, टच कर लेगा, लेकिन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब कौन सा ओवरलैप देगा ये? जीरो ओवरलैप देगा। अरे भाई एक यहाँ पर एक लोब है ना, एक लोब यहाँ पे है। आप एक्स को ला रहे हैं ऐसे, तो एक्स तो दोनों को ना हल्का हल्का टच कर देगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। अरे ये तिरछा, ये ऐसे है और ये ऐसे है, और एक सा पा रहे हैं सीधा, तो ये दोनों को टच कर देगा। करेगा नहीं करेगा? अरे समझा? एक लोब ये है, देखो ये एक लोब और दूसरा लोब ये, और तुम इसको ला रहे हो ऐसे मिला, तो ये कहाँ मिलेगा? दोनों में से कहाँ से मिल रहा है? ये तो यहाँ आ रहा है बीच में। बात समझ में? तो ये जीरो ओवरलैप हो जाएगा। अब पी वाई और डी एक्स वाई समझ लो, वही है, देख लो ये लोब, ये लोब, और एक्स पी एक्स एस पी वाई ऐसे आ रहा है, तो ये इसके साथ भी नहीं मिलेगा और इसके साथ भी मिलेगा, तो ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, पाई बॉन्ड। फिर आते हैं ये लोब और तुम ला रहे हो पी जेड, क्या मिलेगा कहीं देखो तो? ये लोब और ये लोब पीछे रह जाएगा, ये मिल भी नहीं करेगा, ये ऊपर और नीचे है, तो ये भी क्या हो जाएगा? जीरो ओवरलैप। ऐसे फिल किया जाता है, एग्जाम में आए तो ऐसे फिल करके तब आंसर सही करोगे, कौन आंसर होगा इसका। अब
डी वाई जेड, यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी बात यही, जब भी एग्जाम में पूछे तो ऐसा 3 कॉलम लीजिए और उसको बना करके या दिमाग में इमेजिन करके आप आंसर कर सकते हैं। ये हो गया, पूछा क्या, डी वाई जेड है ना, तो वाई और जेड, ये मेरा जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक लोब यहाँ होगा, एक लोब यहाँ होगा, एक लोब यहाँ होगा और एक लोब ये होगा। बोलिए, अब आप क्या ला रहे हो, पी एक्स कहीं मिलेगा, मतलब कैसा ओवरलैप, 0। ला रहे हो पी वाई, कहीं मिलेगा, मिलेगा कहीं, नहीं मिलेगा, इस एक्सिस पे तला जा रहा है, आई इधर है, आई इधर है, और तुम ले जा रहे हो ऐसे, कहीं ओवरलैप नहीं, 0 ओवरलैप। ये अब तुम पीजेड भी लाओ, नहीं ओवरलैप करेगा, देख लो, ये किधर है, एक इधर है, तुम ला रहे हो ऐसे, कोई केस नहीं मिलेगा। इसमें तीनों का तीनों क्या हो गया, यहाँ बॉन्ड नहीं है। लेकिन अब यहां पर हैं डी जेड एक्स में, देखो डी जेड एक्स, ये हो गया जेड एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस, ये में एक लोब होगा, इसमें और इसमें, यहां और यहां में एक लोब, इसमें और इसमें एक लोब, और इसमें इसमें एक लोब हो जाएगा। अब एक लोब यहाँ है, एक लोब यहाँ है, पी एक्स को तुम ला रहे हो, तो तुम ऐसा ओवरलैप हो जाएगा, 0। फिर लाते हैं पी वाई को, देखो कोई काम नहीं देगा, देखो पी वाई नहीं ओवरलैप करेगा, ये ऐसे चल जाएगा, एक यहाँ है एक यहाँ है, केवल छू देगा उसको लेकिन ओवरलैप नहीं करेगा। और है पीजेड, पीजेड करेगा, देखो एक लोब यहाँ, एक लोब यहाँ, तुम ला रहे हो जेड को, देखो ये वाला इससे मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा, पाई बॉन्ड का फंक्शन कर देगा। पाई बॉन्ड 2 बना और सिग्मा बॉन्ड 1 बना। पूरा ध्यान रखना कि जब हम लोग पीडी ओवरलैप करवाते हैं तो एक जगह पर सिग्मा और 2 जगह पे पाई बनता है, बाकी सब का सब 0 ओवरलैप होता है। नोट करो जल्दी फटाफट। पीडी ओवरलैप पांचवा होगा डीडी ओवरलैप है क्या, ना उसका नहीं लिखा जाता, वो हमेशा जनरली सिग्मा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखे थे, लेकिन इसमें यूज उतना नहीं होता। देखिए डीडी ओवरलैप में क्या होगा, जैसे पहला है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक ना। दूसरा है डी एक्स वाई डी एक्स वाई, डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स वाई डी जेड एक्स। फिर है डी वाई जेड डी वाई जेड डी जेड एक्स, डी वाई जेड और डी जेड एक्स।
और छठा है DYZ और DYZ, और सातवां है DZX और DZX। जरा देखिए तो इसमें क्या आ रहा है। ये तो पता चल गया, ये क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। लेकिन DXY और DXY जो होगा, यहाँ X और Y है ना, दोनों पाई बॉन्ड बना देगा, ये बन जाएगा पाई बॉन्ड। DYZ, DXY और DYZ, DXY X और Y, और DYZ ये YZ नहीं ओवरलैप करेगा, जीरो। DXY या DZX, DXY DZX नहीं करेगा, जीरो। DYZ और DZX, ये देखो DYZ YZ और DZX ये वाला ओवरलैप करेगा, जीरो। अब है DYZ और DYZ, देखिए ध्यान दीजिएगा, DYZ ये DYZ है और दूसरा DYZ मिला रहा है, दूसरा DYZ नहीं, एक्सिस पर रहेगा, सामने सामने होगा तो, ये तो साइड में हो जा रहा है। यहाँ पर DYZ है ना, यहाँ इसमें भी लोब वैसे ही है, तो क्या इसको ओवरलैपिंग बोलेंगे, नहीं, ओवर आमने सामने होता है, आमने सामने रहना चाहिए, तब ओवरलैप कहा जाएगा। अगर ये जो होगा जीरो ओवरलैप में आने लगेगा, समझना है। यहां पर एक लोब है, एक लोब यहाँ पे, तो दूसरा वाला भी लगेगा तो यहीं पर ना एक लोब रहेगा, तो उसको जब ऐसे लाइएगा तो इसको ओवरलैप ही नहीं कहा जाएगा, ये सामने से रहता ना दोनों, तब ओवरलैप कहा जाता है। और इसमें क्या होगा कि चार चार आठों ओवरलैप कर जाएगा, पता चलेगा कि दो गो पाइबोर्ड बनेगा, नहीं, गलत हो जाएगा। अगर इससे लाते हो ना तो ये भी ओवरलैप किया, ये भी ओवरलैप किया, इधर वाला भी ओवरलैप किया, इधर वाला भी ओवरलैप करेगा, जो कि संभव नहीं है, इसीलिए कैसा ओवरलैप देगा, जीरो ओवरलैप। और इसमें क्या है, DZX, देखिए जेड और एक्स ये वाला, तो ऐसे लाइएगा, देखिए तो ये आमने सामने ओवरलैप करेगा, नहीं कर गया, तो कौन सा बॉन्ड बना देगा, पाई बॉन्ड। तो इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। रिजल्ट हो गया। चलिए अब लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टर बॉन्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्मा एंड
पाई बॉन्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय, सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय लेटरल ओवरलैप, लेटरल ओवरलैप, लेटरल ओवरलैप या हॉरिजॉन्टल ओवरलैप, लेटरल ओवरलैप और हॉरिजॉन्टल ओवरलैप। while pi bonds, while pi bonds are formed, pi bonds are formed by vertical overlap, by vertical overlap, by vertical overlap, ठीक है। पाई बॉन्ड बनता है किस ओवरलैप से? वर्टिकल ओवरलैप से, जबकि सिग्मा बॉन्ड बनता है लेटरल और हॉरिजॉन्टल ओवरलैप से, ठीक ना। दूसरा लिखिए, लिखिएगा दूसरा, लिखिएगा इन सिग्मा बॉन्ड, इन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, in sigma bond electron density is present, electron density is present in between two nuclei, in between two nuclei, in between two nuclei on internuclear axis, on internuclear axis, on internuclear axis, while in pi bonds, while in pi bonds electron density is present, while in pi bonds electron density is present in between two nuclei, in between two nuclei above and below, above and below of internuclear axis, above and below of internuclear axis, ठीक है। above and below of internuclear axis, तो सिग्मा बॉन्ड दो न्यूक्लियस के बीच में, सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस के बीच में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे होता है, जबकि पाई बॉन्ड में दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर और नीचे होता है। तो मतलब आप चित्र बना सकते हैं यहाँ पे, ये हो गया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एक न्यूक्लियस और दूसरा न्यूक्लियस, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे होता है। ये हो गया सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये है कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। जबकि वही पाई बॉन्ड में ऊपर और नीचे ये होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो, ये क्या हो गया? पाई बॉन्ड। बात समझ में? नोट कीजिए इसको, सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पर होता है कि पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है। बात समझ में आया? हो गया?
bond is cylindrical in shape. Sigma bond is cylindrical in shape, while no no particular shape no particular shape in pi bond. In pi bond, no particular shape in pi bond. सिलिंड्रिकल शेप में होता है, जबकि पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का कोई जो शेप प्रॉपर स्पेसिफिक नहीं होता। ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। चौथा, सिग्मा बॉन्ड अंडरगो हाइपर कंजुगेशन। सिग्मा बॉन्ड अंडरगो हाइपर कंजुगेशन। सिग्मा बॉन्ड अंडरगो हाइपर कंजुगेशन while pi bond undergo resonance. While pi bond undergo resonance. While pi bond undergo resonance. सिग्मा बॉन्ड हाइपर कंजुगेशन में जाता है, जबकि पाई बॉन्ड जो है वो रेजोनेंस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। रोटेशन अनरेस्ट्रिक्टेड इन सिग्मा बॉन्ड। रोटेशन इज अनरेस्ट्रिक्टेड इन सिग्मा बॉन्ड। ऑन सिग्मा रोटेशन इज अनरेस्ट्रिक्टेड सिग्मा अनरेस्ट्रिक्टेड मतलब वो, अरे सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन रेस्ट्रिक्ट नहीं होता है, अनरेस्ट्रिक्टेड होता है, वहां फ्री रोटेशन होता है ना। रोटेशन इन सिग्मा बॉन्ड इज अनरेस्ट्रिक्टेड बोल सकते हैं आप। व्हाइल इन पाई बॉन्ड, इन पाई बॉन्ड रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। व्हाइल इन पाई बॉन्ड रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। पाई बॉन्ड में रोटेशन क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड, जबकि सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता है, अनरेस्ट्रिक्टेड होता है। आया क्लियर? चलिए अब यहाँ पे हम लोग कुछ बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अगर हम लिखते हैं रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होगा, तो सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा रिएक्टिव होता है पाई बॉन्ड। और पोटेंशियल एनर्जी का बात करें तो सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा होता है पाई बॉन्ड का। और स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड का ज्यादा होता है पाई बॉन्ड से। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड का ज्यादा होगा किससे? पाई बॉन्ड से। नोट करिए। हो गया? लिख लिए?
तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या है? ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लिखवा है, एग्जाम में पूछता है सब। चलिए अब आते हैं हम लोग कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ, देखिएगा जरा, नहीं केवल बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात, बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्स स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है प्रिंसिपल नंबर के क्वांटम में बढ़ेगा, बिट नंबर बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। और बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ जो है वो डायरेक्ट बिट बिट नंबर बढ़ेगा, बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो है वो घट जाएगा। अब देखिए इस पर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हमने लिखा HF, HCl, HBr और HI। आप देख लो कि हाइड्रोजन में एक ऑर्बिट है N1, है ना, N1 ऑर्बिट है, हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिट है N1, और ये है दूसरा, ये दूसरा ऑर्बिट में, मतलब कि इसमें पीरियड नंबर फ्लोरीन का कितना होता है, 2, सेकंड पीरियड का मेंबर है, मतलब अंतिम ऑर्बिट 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर N1 N2 ओवरलैप हुआ, यहाँ पर N1 N3, यहाँ पर N1 N4 और यहाँ पर N1 N5। तो जैसे जैसे नीचे की तरफ ऑर्बिट, बॉन्ड का लेंथ उतना होता जाएगा। आप बोल सकते हो हेलोजन का साइज डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, यानी एन बढ़ रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू बढ़ रहा है, बिट का संख्या बढ़ रहा है, जिसके कारण बॉन्ड का लेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आप लिख सकते हो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, ठीक ना। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लिखें, जैसे FF, ClCl, Br और II, यहाँ पर जो ओवरलैप है वो N2 ओवरलैप है, यहाँ पर N3 N4 और N5। तो हम लोग को ऐसा बोलेंगे कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। देखिए बॉन्ड लेंथ तो इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन बॉन्ड
गलत हो जाएगा। थोड़ा सा बदलाव है यहाँ पे, बॉन्ड स्ट्रेंथ या एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी दोनों में से कोई एक अगर कैलकुलेट करते हो तो सबसे ज्यादा क्लोरीन का होता है, तब होता है ब्रोमीन का, तब होता है फ्लोरीन का, सबसे पीछे होता है आयोडीन का। ये नोट कर लीजिए। अब कहिएगा सर फ्लोरीन का क्यों कम हो गया स्ट्रेंथ? बॉन्ड का लेंथ तो फ्लोरीन का सबसे छोटा है, तो जिस बॉन्ड का लेंथ सबसे छोटा होगा उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए। लेकिन एक बात है, यहाँ पर तीन तीन लोन पेयर है। तुम कहोगे सर लोन पेयर तो तीन, सबके पास तीन तीन है। ये फ्लोरीन सबसे छोटा साइज का मेंबर है, सेकंड पीरियड का मेंबर है, और सेकंड पीरियड मेंबर जो होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। तब जब दो को छोटा छोटा फ्लोरीन आकर के बॉन्ड बनाया होगा उस समय उन दोनों को काफी नजदीक जाना पड़ा होगा, दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक गया होगा, और नजदीक जाने के कारण से क्या हुआ कि रिपल्सन वहां डोमिनेंट हो गया। अब रिपल्सन के कारण वो बॉन्ड का लेंथ छोटा है लेकिन उसमें तनाव बहुत है, तनाव इतना ज्यादा है ये रिपल्सन के कारण से का स्ट्रेंथ जो है ब्रोमीन से भी कम हो जाता है। बात समझे? इसलिए ये आपको पी ब्लॉक हाइड्रोजन फैमिली में भी एनसीईआरटी में देखिएगा दिया हुआ है, ये ऑर्डर दिया हुआ है। ये क्या हुआ? है? क्या हुआ ये? हो गया? चलिए तो अब ये सब चीज बता दिए, अब पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो हेडिंग डालिए हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बहुत पढ़ा दिए। अगर शुरू से हमसे पढ़ रहे होते आप लोग तो क्या होता है? चलिए हाइब्रिडाइजेशन लिखिए। हाइब्रिडाइजेशन समझते हो? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़े थे, लेकिन वहां पर जो ऑर्बिटल का मिक्सिंग हो रहा था वो वैकेंट ऑर्बिटल था, और यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल का नहीं होगा, अनपेयर्ड या पेयर्ड एटॉमिक और जो वैलेंस ऑर्बिट होगा उसी का होता है। ठीक ना? हाइब्रिडाइजेशन में लिखिए नीचे एरो देख करके,
लिखिएगा गिवन बाय पॉलिंग एंड स्लेटर, गिवन बाय पॉलिंग एंड स्लेटर, SLATER, PAULLING, given by Pauling and Slater, SLATER, PAULLING, given by Pauling and Slater in 1932, in 1932। देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी 1927 ईस्वी में आया था और हाइब्रिडाइजेशन 32 में। और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो किसके सपोर्ट में आया था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। हमें लिखवाया कि गिवन बाय पॉलिंग एंड स्लेटर इन 1932 इन फेवर ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसमें लिखो इन फेवर ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फेवर ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के फेवर में आया था। बात समझ में? पॉइंट लिखिए, हाइब्रिडाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ, hybridization is a process of, hybridization is a process of mixing of, mixing of atomic orbitals, mixing of atomic orbitals। फुल स्टॉप करूँ उसमें मिलेगा इट इज ए बॉन्ड फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट ए बॉन्ड फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट। ये जो है बॉन्ड बनाने का विधि नहीं है जी, है केवल एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग। बात समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन in hybridization, in hybridization pure atomic orbitals, pure atomic orbitals, orbitals are mixed, are mixed to form pure hybrid atomic orbitals, to form pure hybrid atomic orbitals, to form pure hybrid atomic orbitals। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होता है तो मिक्स होने के बाद जो ऑर्बिटल नया बनता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और बॉन्ड फॉर्मेशन में सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल ही रिस्पॉन्सिबल होता है। बात समझ में? नीचे लिखो करके, हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, hybrid atomic orbitals form sigma bond, form sigma bond, while unhybrid atomic orbitals, while unhybrid atomic orbitals, while unhybrid atomic orbitals are form pi bond। ठीक ना? अनहाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बनाता है और हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स रिस्पॉन्सिबल होता है सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। बात क्लियर है? और एक चीज समझ लीजिए कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाता है उतना ही हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। नीचे इसको भी मेंशन करिए, नंबर ऑफ हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, number of hybrid atomic orbitals, number of hybrid atomic orbitals are equal to, are equal to number of unhybrid atomic orbitals
number of unhybrid atomic orbitals which undergo mixing which undergo mixing। ठीक है, तो आज इतना रहने देते हैं, 1.5 घंटा पढ़ा दिए और सुबह 1.5 घंटा, 3 घंटा हो गया। अब अगले दिन 3 घंटा, अगले दिन चैप्टर फिनिश किया जाएगा और कुछ होमवर्क आप लोग को हम दे देते हैं जो घर बैठ के करिएगा। होमवर्क आपका यही है कि आप लोग जितना हम यहाँ मॉलिक्यूल लिखेंगे उसका स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइज और P2O3, P2O5, P4O6, P4O10, P4O8, HNO2, HNO3, HNO2, HNO3, N2O3, N2O5, NO2। उसके बाद बनाइएगा CO2, CH2, SiO2, H2SiO3, H4SiO4, ठीक ना। फिर SO2, SO3, H2SO3, H2SO4, H2SO6, H2S2O6, H2S4O6 और दे इतना बना करके लाइए। आप लोग खाइएगा जरूर बना के।